Everyone, myself Sunita Gehlot. Today I am here with a new topic on marriage for MA final, that paper 6 for family relations and family welfare. In this paper, we are taking a first chapter, marriage, and today we are discussing here readiness for marriage. रेडीनेस फॉर मैरिज यानी शादी के लिए तैयारी, जो कि एक स्त्री व पुरुष दोनों को ही करनी पड़ती है। इसके लिए तैयारी, एक तरह की तैयारी तो जो पेरेंट्स करते हैं, और एक की तैयारी कि लड़का और लड़की खुद कैसे तैयार रहें शादी से पूर्व, उन्हें क्या क्या करना चाहिए। एक सफल शादी होने का मतलब है सही व्यक्ति की तलाश करना। इसमें परिपक्वता का होना बहुत ज़रूरी है। परिपक्वता जिसका अर्थ है यह जानना कि व्हाट वी आर, व्हाट वी नो, अर्थात हम क्या हैं, हम क्या जानते हैं। इसी की चर्चा आज हम रेडीनेस फॉर मैरिज टॉपिक पर कर रहे हैं। मैरिज इज दैट रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमन in which the independence is equal, the dependence mutual and the obligation reciprocal। अर्थात विवाह वो संबंध है पुरुष व महिला के बीच जिसमें इंडिपेंडेंस इक्वल होनी चाहिए, स्वतंत्रता बराबर की रहनी चाहिए, डिपेंडेंस म्यूचुअल रहनी चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर रहें, एंड द ऑब्लिगेशन रेसिप्रोकल रहे, यानी जो भी काम करे कभी वो उस पर उपकार कर दे, कभी दूसरा उस पर उपकार कर दे, तभी किसी भी मैरिज का सफल होना माना गया है। अब आता है टॉपिक रेडीनेस फॉर मैरिज यानी रेडीनेस ऑफ मैरिज, जिसको 4 सब टॉपिक्स में बांटा गया है। फिजियोलॉजिकल रेडीनेस, सोशल रेडीनेस, साइकोलॉजिकल रेडीनेस, इकोनॉमिक रेडीनेस। फिजियोलॉजिकल रेडीनेस यानी जो शारीरिक रूप से जो तैयारी है, सोशल रेडीनेस यानी सामाजिक रूप से हम कैसे तैयारी करें, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक रूप से हम कैसे तैयार रहें, और इकोनॉमिक रेडीनेस यानी आर्थिक रूप से कैसे तैयार रहें। पहला आता है फिजियोलॉजिकल रेडीनेस। द पर्सन एंटरिंग इनटू मैरिज शुड बी पोटेंट, फर्टाइल, फ्री फ्रॉम कंजेनाइटल एंड वेनरल डिस्कशन। द पर्सन शुड हैव हेल्दी बॉडी एंड माइंड, सो फिजिकल फिटनेस इज अ मस्ट। Person should not suffer from any chronic physical disease under this aspect. Proper attitude towards sex, positive attitude and sex education। यानी अर्थात स्त्री पुरुष जब विवाह करते हैं तो उनकी स्वाभाविक आकांक्षा यह होती है कि उनके भली प्रकार संतान उत्पन्न हो तथा वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ उत्पन्न हो। मानव शरीर जटिल यंत्र है, अनेक प्रकार के वंशानुक्रम सूक्ष्म दोषों के इसमें संक्रमित होने की संभावना रहती है। यह सच है कि अधिकांश बालक इन दोषों से मुक्त ही उत्पन्न होते हैं। वंश परंपरा से संक्रमित होने वाले दोषों के अंतर्गत अनेक प्रकार की शारीरिक असमानताएं हो सकती हैं। यदि माता पिता में से कोई एक भी ऐसे मानसिक या शारीरिक रोग से पीड़ित हैं जिसका संक्रमण बच्चों तक को हो सकता है, अथवा उसके वंशानुगत रोग उनमें वंशानुगत रोग विद्यमान है, तो विवाह से पूर्व ही इसके संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त कर तदनुसार विवाह के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों की यौन के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति हैं तथा जिन्हें यौन के संबंध में जानकारी है, वे वैवाहिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त होते हैं। भारत में यौन शिक्षा प्राय पूर्ण रूप से उपेक्षित है। नवदंपति में यौन शिक्षा के अभाव में यौन संबंधों के प्रति प्राय स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण नहीं हो पाता, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि उन्हें स्वस्थ यौन समायोजन स्थापित करने में कठिनाई होती है। तो फिजियोलॉजिकल जो रेडीनेस है उसमें हमने देखा कि जो मेल एंड फीमेल दोनों पार्टनर्स हैं उनका फिज़िकली फिट होना बहुत बहुत आवश्यक है। उनका जो एटीट्यूड है सेक्स के प्रति वो पॉजिटिव रहना चाहिए, और सेक्स एजुकेशन की भी उनको सेक्स के जो प्रति उनकी जो जानकारी है वो भी पूर्ण रूप से होना चाहिए, ताकि जो संबंध बन सकें वो दृढ़ हो और विवाह जैसी संबंध हैं
वो सफल हो सके। अब दूसरा हम इसका लेते हैं सोशल रेडीनेस, जिसको बोलते हैं सामाजिक रूप से तैयारी। The person should have general understanding of what marriage means in cultural context, duties, privilege and obligations. जो भी पर्सन शादी करने जा रहा है, जो भी व्यक्ति शादी की तैयारी कर रहा है, शादी के लिए सोच रहा है, उसे सांस्कृतिक जो वैल्यूज़ हैं उनकी पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या शादी के बाद क्या कर्तव्य होते हैं, क्या विशेषाधिकार होते हैं, क्या हमें जो रोल्स हैं, भूमिकाएं हैं, वो निभानी होंगी, उनके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ सोशल अप्रूव्ड बिहेवियर टुवर्ड्स वन स्पाउस, इन लॉज एंड अदर न्यू इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल रिलेशन फॉर्म्ड थ्रू मैरिज। विवाह के साथ जो संबंध खाली एक स्त्री और पुरुष का ही संबंध नहीं बनता, इसके साथ ही दो परिवार जुड़ जाते हैं। इन दो परिवारों के जो सदस्य होते हैं वो आपस में उनके संबंध बनते हैं। तो जो भी शादी के लिए तैयारी कर रहा है उसमें जो व्यक्ति विशेष है, चाहे महिला हो या पुरुष, उनको दोनों परिवारों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, कैसा जो सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त जो व्यवहार है उनको करना है, उसकी जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। Readiness to undergo the ceremonies and rituals of marriage with sufficient understanding of their symbolic meaning. साथ ही साथ उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि विवाह संबंधी सेरेमनीज़ में जो बहुत सारे रीति रिवाज हैं, जो बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, उनके भी सफिशिएंट जो नॉलेज है, ज्ञान है, उनकी भी उनको पता होना चाहिए। Ability to hold the family values, societal values and maintain healthy relation with their spouse. साथ ही साथ उन्हें पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें जिस स्पाउस के साथ, जिस व्यक्ति के साथ उनकी शादी हो रही है तो होने जा रही है, उसके साथ हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना भी आना चाहिए। Sufficient skills related to their respective roles and further capability to improve अपॉन इट। साथ ही साथ उनके अंदर कुछ ऐसे कौशल भी रहने चाहिए कि जो रिस्पेक्टिव रोल्स हैं, जो नव दंपति के रूप में अब वो एक नई भूमिका में जा रहे हैं और आगे जाकर वो माता पिता की भूमिका भी निभाएंगे। साथ साथ वो जब दो परिवारों से जुड़ते हैं तो उनमें भी उनको तरह तरह की भूमिकाएं मिलती हैं। तो उन सब जो रोल्स हैं, जो भूमिकाएं हैं, उनकी तैयारी के लिए भी उनमें वो पोटेंशियल या क्षमताएं होनी चाहिए। क्या वो उन भूमिकाओं के लिए वो तैयार हैं, और अगर नहीं भी हैं तो कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए भी उनकी जानकारी उनको होनी चाहिए। तो ये था सोशल रेडीनेस, यानी सामाजिक रूप से वो कितने सक्षम हैं अपने आने वाले इस विवाह जैसी तैयारी के लिए। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल रेडीनेस, यानी मानसिक रूप से जो तैयारी है वो कितनी है। Permanency and stability are the essence of marriage. To make psychological readiness significant for marriage. अर्थात जो स्थायित्व और स्थिरता, ये दो तरह के सार हैं किसी भी विवाह के लिए, जो कि मानसिक जो तैयारी है, जो किसी भी विवाह के लिए बहुत ज़रूरी या महत्व रखती है, उसके लिए ये दो, परमानेंसी और स्टेबिलिटी, ये दो सार बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू इंडल्ज इन द रिलेशन। ये व्यक्ति को उस रिलेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। एंड फैसिलिटेट सक्सेस ऑफ मैरिज, और किसी भी विवाह को सफल बनाने में सहयोग देते हैं। ये इट रिक्वायर्स, ये चाहते हैं कि व्यक्ति अटेन इमोशनल मैच्योरिटी टू एक्सेप्ट न्यू रिलेशंस, इट्स रोल्स एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। इसके लिए जो व्यक्ति है उसमें संवेगात्मक परिपक्वता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो नए रिलेशंस को, नए संबंधों को एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके, नई भूमिकाओं को स्वीकार कर सके, और फिर मैं जो भी नेसेसरी, जो भी आवश्यक समायोजन उस वक्त चाहिए उनके अंदर अपने आप को आत्मसात कर सके, ढाल सके। इसके लिए संवेगात्मक परिपक्वता एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विवाह जैसी संस्था में प्रवेश करने के लिए। हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स एंड सेक्सुअलिटी,
यानी सेक्स की तरफ उसका जो व्यक्ति है, सेक्सुअलिटी की तरफ उसका जो एटीट्यूड है यानी उसका जो दृष्टिकोण है वो भी स्वस्थ रहना चाहिए, ताकि एक स्वस्थ मैरिज का निर्माण हो सके। तो ये था साइकोलॉजिकल मेकअप, यानी साइकोलॉजिकली चाहे स्त्री हो या पुरुष वो कितना रेडी हैं। लास्ट आता है इसमें इकोनॉमिक रेडीनेस, आर्थिक रूप से जो समर्थता है यानी तैयारी कैसी है। यह तो सत्य है कि स्वस्थ एवं सुखमय गृहस्थ जीवन का प्रमुख आधार पारस्परिक प्रेम, स्नेह एवं सद्भाव है। अर्थात इसमें 2 एस्पेक्ट्स लिए गए हैं, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक रेडीनेस ऑफ द फैमिली पेरेंट्स टू गेट द यूथ। यानी जो व्यक्ति शादी कर रहा है उसकी इकोनॉमिक समर्थता कितनी है, आर्थिक समर्थता कितनी है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक रेडीनेस, जिस परिवार में जो लड़की जा रही है या लड़का जिस परिवार से जुड़ रहा है वो इकोनॉमिकली कितने साउंड हैं। इसके साथ ही अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रिपरेशंस हैं, जिसमें स्टडी एम्प्लॉयमेंट, यानी जो व्यक्ति है दोनों ही या दोनों में से एक जो पति है उसका जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार, वो दृढ़ होना चाहिए। मैनेजिंग फैमिली फाइनेंसेस, परिवार की जो ज़रूरतें हैं फाइनेंशियली उनको मैनेज कर सके। गुड बाइंग हैबिट्स यानी खरीदने की स्वस्थ जो आदतें हैं वो होनी चाहिए। बचत होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री इनकम, या फिर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो सप्लीमेंट्री इनकम, पूरक जो इनकम का जो सोर्स है वो क्या है, ये सब की तैयारी भी इकोनॉमिक रेडीनेस में देखने को मिलती है। इस सद्भावपूर्ण मानवीय वातावरण को और अधिक आत्मीयपूर्ण, प्रभावपूर्ण स्थायी बनाने में घर का भौतिक वातावरण जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, परिवार के सदस्यों को विशेषकर बालकों के विकास को प्रभावित करने वाली अन्य सुविधाएं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः वैवाहिक संबंध स्थापित होने से पूर्व नव दंपति का यह सोचना अनिवार्य हो जाता है कि क्या वे आर्थिक दृष्टि से भावी पारिवारिक उत्तरदायित्व के प्रति न्याय कर सकेंगे। यदि नहीं तो आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होने तक दंपति को, विशेषकर पुरुष को, विवाह संबंध स्थापित करने के कार्य को स्थगित कर देना चाहिए। यही कारण है कि आजकल कन्याओं के माता पिता आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर लड़कों के साथ ही वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। आज के युग में जबकि संयुक्त परिवार प्रणाली प्राय समाप्त होती चली जा रही है तथा परिवार के भरण पोषण का भार सीधे नवदंपति पर ही पड़ता है, ऐसी स्थिति में नवदंपति की आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त मानवीय आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि इनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। वैवाहिक संबंध स्थापित होने पर तथा इसके पश्चात संतान उत्पन्न होने पर दंपति का आर्थिक उत्तरदायित्व और अधिक जटिल एवं भारी हो जाता है। इसलिए जो भी पार्टनर्स हैं उनका इकोनॉमिकली रेडी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था रेडीनेस फॉर मैरिज, जिसमें हमने शारीरिक तैयारी देखी, सामाजिक रूप से तैयारी, मानसिक रूप से तैयारी और आर्थिक रूप से तैयारी देखी। अब आता है जब मैरिज का रेडीनेस हो जाती है तो फिर जो बात है वो आगे बढ़ती है, और इसके अंदर जब प्रक्रियाएं गुजरती हैं, जिस प्रक्रिया से गुजरती है उसे प्रोसेस ऑफ मैरिज का नाम दिया गया है। प्रोसेस ऑफ मैरिज जो है ये वो टाइम होता है जब कोई भी इंडिविजुअल अपने जो पेरेंट्स हैं उनके प्यार, स्नेह का जो अट्रैक्शन सेंटर होता है वो शिफ्ट कर जाता है ऑपोजिट सेक्स की तरफ। तो और वहीं से जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, जो डेटिंग यानी फर्स्ट डेट से शुरू होता है और विवाह पर ख़त्म होता है। तो इसमें जो पहला प्रोसेस में जो पहला कदम आता है, चरण आता है, वो है डेटिंग। Dating, the term is used to apply to young people who date with no thought of marriage. It is a recreational activity growing out of the developing social nature. It does not involve any commitment for marriage. अर्थात
जो डेटिंग है उसमें जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि जो विपरीत लिंगी जो पर्सन है उसको जान सके, उसके साथ एक्वेंट हो सके, उसके बारे में जान सके, उसका जो नेचर है उसको जान सके। इसमें किसी भी तरह का यह कमिटमेंट नहीं होता है कि हम शादी ही करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है विवाह से पूर्व, कि विवाह के जो पहली जो मुलाकात है उसे डेटिंग का नाम दिया गया है। इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं और कि भी उसमें हम सामने वाले को जान लेते हैं, उसके इंटरेस्ट को, उसकी रुचियों को, उसकी आदतों के बारे में जानने को मिल जाता है। साथ ही साथ दो परिवारों के बारे में भी जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है, ताकि आगे का जो स्टेप है वो सावधानीपूर्वक लिया जा सके। जब डेटिंग सफल हो जाती है तो दूसरा जो स्टेप आगे बढ़ता है वो कहलाता है एंगेजमेंट, जिसे हिंदी में सगाई भी कहते हैं। एंड दिस इज़ द सेकेंड प्रील्यूड टू मैरिज, यानी इंट्रोडक्टरी इवेंट शुरू हो गया है विवाह के लिए। एन एंगेजमेंट इज़ अ म्यूचुअल प्रॉमिस टू एंटर इनटू मैरिज इन द नियर फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए ये एक दोनों जो मेल एंड फीमेल हैं वो एक तरह का प्रॉमिस हो जाता है दो फैमिलीज़ के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, कि हम भविष्य में शादी कर सकते हैं। When a couple becomes engaged, they usually believe that the matter is settled for all the time. जब भी दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो ये मान कर चलते हैं कि अब हम भविष्य में हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए हैं। बट समटाइम्स एंगेजमेंट्स कैन बी ब्रोकन इफ़ द टू पार्टीज दे फील दैट दे डोंट सूट ईच अदर। बट ये जानने का ही एक टाइम होता है, जानते जानते अगर लगता है कि नहीं हम एक दूसरे के साथ नहीं आगे बढ़ सकते हैं, तब एंगेजमेंट्स का ही वो एक स्टेप रहता है जहाँ पर मैरिज के आगे के जो स्टेप्स हैं वो नहीं प्रोसेस में लिए जाते और यहीं पर एंगेजमेंट्स जो हैं टूट जाती हैं। अब आता है कॉर्टशिप पीरियड, जो थर्ड पीरियड है इसका। दिस इज़ द थर्ड प्रील्यूड टू मैरिज। द कोर्टशिप period includes the entire time during which the young person is shifting his center of affection from his own parents and family to a member of opposite sex in other family. This process begins with the first date and ends with the marriage. कह सकते हैं कि कोर्टशिप जो है वो डेटिंग और वेडिंग के बीच का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि शादी की तैयारियों पर के साथ शुरू हो जाता है। कोर्टशिप में जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे की तरफ पूर्ण रूप से समर्पित होने लगते हैं और एक दूसरे के का साथ देने के लिए एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय देने लगते हैं। अब वो पेरेंट्स के अफेक्शन से, जो सेंटर ऑफ अफेक्शन है उससे दूर अब एक दूसरे का साथ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर अगर कोर्टशिप जो है वो सफल रहे तो यहाँ पर वो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं, यह भी जान जाते हैं कि सामने वाला हमें सच्चा प्यार करेगा या नहीं, और आगे जो है हमारी जो अट्रैक्शन है वो मैरिज के लिए बढ़ेगा या नहीं, और हम अब एक जो मैरिज जैसी संस्था है उसमें प्रवेश करने लायक हैं या नहीं। कोर्टशिप पीरियड जो है एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है प्रिपरेशन ऑफ मैरिज के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेडिंग सेरेमनी। ये एक वो पीरियड है जहाँ पर दोनों अब पूरी तैयारी के साथ रेडीनेस भी हो चुकी है, प्रोसेस में भी आ चुके हैं, और अब सिर्फ एक सेरेमनी है जो कि समाज के सामने होना बाकी होता है। इसमें यह जो वेडिंग है अगर ये प्लान रहती है, पब्लिकली लोगों के सामने रहती है, तो माना जाता है कि ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। ये वेडिंग जो है ये बहुत तरीके से होती हैं, अलग समाज में अलग अलग तरीके से इसको निभाया जाता है। इसके बहुत सारे चरण होते हैं,
जैसे जो विवाह हैं उसके मेन रिचुअल्स में कन्यादान एक प्रथम चरण के रूप में हम जानते हैं, जिसमें कन्या का पिता जो वर है अपनी कन्या का दान कर देता है। विवाह होम यानी अग्नि को शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू विभिन्न प्रतिज्ञाएं करते हैं और अग्नि होम के द्वारा ही देवी देवताओं को प्रसन्न करके अपने वैवाहिक जीवन के कल्याण की कामना करते हैं। फिर वेडिंग का जो रिचुअल है, इसमें तीसरा जो स्टेप आता है वो पाणी ग्रहण का आता है। विवाह संस्कार का यह एक आवश्यक चरण है। पाणी ग्रहण से तात्पर्य है एक दूसरे के हाथ को स्वीकार करना। वर वधू दोनों विभिन्न मंत्रों का उच्चारण कर परस्पर एक साथ रहने का वचन एक दूसरे को देते हैं। अग्नि परिणयन, वर वधू अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करके शतायु होने की कामना करते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों विभिन्न प्रकार की प्रॉमिसेस यानी प्रतिज्ञाएं करते हैं। अश्मारोहण, पत्थर की शिला पर वधू का पैर रखवाना अश्मारोहण कहलाता है। वधू का भाई वधू का पैर उठाकर पत्थर की शिला पर रखवाता है, तब वर उससे कहता है, हे देवी, तुम इस पत्थर के ऊपर चढ़ो और इसके समान तुम धर्म कार्य में दृढ़ हो। यह भी एक परंपरा कुछ समाज में देखने को मिलती है। सप्तशती, सप्तपदी अर्थात अग्नि के साथ फेरे, यह एक महत्वपूर्ण सेरेमनी है, रिचुअल है जो कि मैरिज में देखा जाता है। इस चरण में गांठ बांधकर वर वधू अग्नि के साथ फेरे लगाते हैं। प्रत्येक फेरे में मंत्रोच्चारण के साथ एक प्रण किया जाता है और कुल 7 प्रण लिए जाते हैं। इन 7 प्रणों में वर वधू की अनेक आवश्यकताओं जैसे धन, सुख, संतान, अन्न, शारीरिक और मानसिक शक्ति, सहायता आदि सप्तपदी के पश्चात वे पति पत्नी कहलाने लगते हैं। हिंदू विवाह में यह सभी चरण अनिवार्य हैं और ये वेडिंग यानी शादी के तहत आते हैं। हिंदू नारियां विवाह के पश्चात मस्तक पर सिंदूर, हाथ में चूड़ी, नाक में नथ और पैर की उंगलियों में बिछिया पहनती हैं। और आजकल जो है इनमें थोड़ा चेंजेस आ गया है और ये विवाह के चिन्ह के रूप में माने गए हैं। तो ये था प्रोसेस ऑफ मैरिज जो डेटिंग से शुरू हुआ, फिर एंगेजमेंट की तरफ बढ़ा, फिर कोर्टशिप पीरियड आया और लास्ट में शादी तक। आज है ये जो स्लाइड है ये कह रही है साइंस ऑफ रेडीनेस फॉर मैरिज, जो कि बताता है कि एज रेडीनेस है, इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र हैं, पेरेंटल अप्रूवल जब मिल जाती है, एक दूसरे को जान लेते हैं, कुछ जिम्मेदारी का अनुभव होने लगता है, फ्रेंड्स और सिबलिंग्स सबका साथ मिलता है, तो जो शादी है उसके लिए जो व्यक्ति है वो तैयार हो जाता है। तो ये कुछ साइंस थे जो बताते हैं कि जो दोनों व्यक्ति हैं वो शादी के लिए तैयार है और शादी अनेक चरणों से प्रोसेस से प्रक्रिया से होते हुए अंत में जो विवाह की जो सेरेमनी है उस पर ख़त्म होती है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक रेडीनेस फॉर मैरिज जो है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आज का ये टॉपिक जो है आपने अच्छे से जाना व समझा होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैरिज का ही इसी चैप्टर से रिलेटेड लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।